हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज से हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाली है यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, इस सीरीज में हम मेनली फॉलो करेंगे लक्ष्मीकांत बुक को। इसमें लक्ष्मीकांत बुक के 1 बाय 1 टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो करने से या उसका फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पहले पढ़ना चाहेंगे, जो कि रहेगा हमारा, जो कि जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद क्या होता है हमारा, उसको हम समझेंगे। तीसरा हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखित व अलिखित संविधान में क्या डिफरेंस रहता है, उसको हम समझेंगे। फोर्थ देखेंगे हम काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। नेक्स्ट जो फिफ्थ हमारा रहेगा इसमें, वो देखेंगे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, उनमें दो तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम समझेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, या फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, उसको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। ओके। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। तो दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारा संविधान के बारे में। ओके। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लॉज लिखे हैं मैंने, यहाँ पे कुछ लॉज लिखे हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लिखा है, सिटीजनशिप एक्ट लिखा है ना, हिंदू मैरिज एक्ट लिखा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लिखा है, तो वही मोटर व्हीकल एक्ट लिखा है। दोस्तों, ये जितने भी लॉज है, ये जितने भी लॉज हैं, इनको इनको किसने बनाया है? इनको बनाया है इंडियन लेजिस्लेचर या इंडियन पार्लियामेंट ने। इन सभी लॉज को किसने बनाया है? इंडियन पार्लियामेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने। और पार्लियामेंट को इन लॉज को बनाने की परमिशन कौन देता है? हमारा संविधान, हमारा संविधान। यानी हमारे संविधान से ही इंडियन पार्लियामेंट को लॉज बनाने की परमिशन देता है। या अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से ये लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन इसी कॉन्स्टिट्यूशन से इन लॉज का बर्थ हुआ है ना। यानी कि एनी लॉ विच प्रिवेल या विच एग्जिस्ट इन दिस कंट्री is existing because there is a mother law which has given birth to all these laws, and that mother law is called as a constitution। यानी कि इस वजह से हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोल सकते हैं? मदर लॉ। क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? मदर लॉ। ओके। दोस्तों, ये तो था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से ही पार्लियामेंट को लॉज बनाने की परमिशन मिलती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों कब लागू किया गया था? हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा तो वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और एडॉप्ट कब करा था? एडॉप्ट कब करा था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949, 1949। यानी कि जब इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो इसके बाद से ही पार्लियामेंट को लॉज बनाने की परमिशन मिली। यानी कि लॉज जितने यहाँ पे लिखे हैं, इनको पार्लियामेंट ने बनाया है 1950 के बाद। समझ रहे हैं? अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या ऐसे भी कुछ लॉज हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और बने हो, है ना, और बने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के। यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या आज भी ऐसे लॉज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले के हैं और आज भी एग्जिस्ट करते हैं विद सम अमेंडमेंट? तो बिल्कुल इसका आंसर है यस। तो ऐसे भी लॉज हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कानून की बात करूं तो वो हो गया जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट और दूसरा इंडियन पिनल कोड। अगर इंडियन पिनल कोड की बात करूं दोस्तों, इससे लागू किया गया था, इससे पारित किया गया था 1860 में। तो वही इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसे पारित किया गया था 1872 में। और तो देख लो अब
आजाद हुआ था भारत 1947 में, यानी कि कितने साल पुराने, यानी कि 80 से 90 साल पुरानी ये लॉज है जो एग्जिस्ट करते हैं आज भी विद सम अमेंडमेंट। ओके, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की मैं बात करूं दोस्तों, इसे इंपीरियल लेजिस्लेचर ने पास करा था 1872 में। तो इंडियन पिनल कोड को 1860 में पारित किया गया था। दोस्तों इंडियन पिनल कोड का थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए, वो यह कि इसका जो ड्राफ्ट है, इंडियन पिनल कोड का जो ड्राफ्ट है, इस इंडियन पिनल कोड का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, तैयार किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा। फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा, फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा इसको ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और इस फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे, इस फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे बमिंगटन थॉमस बमिंगटन मैकॉले, थॉमस बमिंगटन मैकॉले। ओके, और इस फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना या इसका गठन किया गया था 1834 में, 1834 में, यानी कि इस 1834 में 1833 में एक चार्टर एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833। इस 1833 चार्टर एक्ट के तहत ही फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया गया 1834 में, जिसके चेयरमैन थे थॉमस बेमिंगटन मैकॉले। इन्होंने ही अपनी टीम के साथ इंडियन पिनल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था। और फाइनली फाइनली लॉर्ड कैनिंग फाइनली लॉर्ड कैनिंग कि लॉर्ड कैनिंग वायसराय के कार्यकाल में ही 1860 में इस इंडियन पिनल कोड को लागू किया गया था। ओके दोस्तों, ये लॉज इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये लॉज इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि इन्हें ब्रिटिश की पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे, बल्कि ये एग्जिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें एक्सेप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, या इसे वैलिडेट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इसके पीछे हमारी संविधान सभा का क्या व्यू था, क्या मत था? मत था कि भाई हम नए लॉज तो बनाएंगे ही, लेकिन हम उन लॉज को भी अपनाएंगे जो कि अच्छे हैं। ओके, तो ये लॉज इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इन्हें संविधान सभा ने अप्रूवल दिया था। ओके दोस्तों, अब थोड़ा सा, अब हमारी यहाँ पे एक डेफिनेशन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को ही हम समझेंगे इस वीडियो में। ओके, इस वीडियो में हम इस डेफिनेशन को ही समझेंगे, जो क्या क्या कहती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ अ नेशन दैट एस्टेब्लिशेस द कंसेप्शन, character and the organization of the state. Constitution is supreme law of the land, and all other laws and customs in order to be valid shall conform to the Constitution. Constitution has a special sanctity since it derives its powers and authority from peoples directly, as evident in preamble. Constitution regulates the relationship between states and its citizens. दोस्तों यहाँ पे इस इस प्रत्येक लाइन को, है ना, इस प्रत्येक लाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे। यह पहली लाइन क्या कहती है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा लॉ है, एक फंडामेंटल लॉ है और दूसरा एक ऑर्गेनिक लॉ है। वन बाय वन इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एंड दैट एस्टेब्लिशेस, जो हमें बताता है ना, हमारे संविधान के नेचर के बारे में, है ना, हमारे स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और हमारे स्टेट के कैसे बनती है गवर्नमेंट, कैसे बनती है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा लॉ है, एक फंडामेंटल लॉ है। कैसा लॉ है, एक फंडामेंटल लॉ है। ओके दोस्तों, फंडामेंटल लॉ क्या होते हैं, क्यों बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ? फंडामेंटल लॉ दोस्तों, फंडामेंटल से, फंडामेंटल का जो मीनिंग होता है, फंडामेंटल लॉ मींस बेसिक लॉज। कैसे लॉज? बेसिक लॉज। फंडामेंटल लॉ मतलब बेसिक लॉ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक लॉज अदर लॉज आर मेड। फंडामेंटल लॉ, हमारा संविधान एक ऐसे फंडामेंटल लॉज है जिनके बेस पे और लॉज बनाए जाते हैं।
And on the basis of these basic laws, on the basis of these basic laws, other laws are made. Other laws are made. And on the basis of these basic laws, other laws are made. Okay, यानी कि जो फंडामेंटल लॉज हैं इन्हें हम कैसे लॉ बोलते हैं? बेसिक लॉज बोलते हैं। और ऐसे लॉज जिनके बेसिक लॉज उन्हें बोलते हैं जिनके बेस पे और लॉज बनाए जाते हैं। ओके, अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 है। हमने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बेसिक लॉज है। बेसिक लॉज है तो आर्टिकल 3 जो होगा वो एक बेसिक लॉ होगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट by separation of territory from any state or by uniting two or more state or parts of a state or by uniting any territory to a part of any state। इंक्रीज कर सकती है हमारी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के एरिया को और डिक्रीज कर सकती है किसी भी स्टेट के एरिया को, और नाम और बाउंड्री को अल्टर या चेंज कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। इस आर्टिकल को यदि हम समझे तो ये कहना चाह रहा है कि मान लो हमारी पार्लियामेंट कोई स्टेट है, मान लो हमारी पार्लियामेंट कोई स्टेट है। ओके, ए मान लेते हैं। हमारी पार्लियामेंट इस स्टेट से एक टेरिटरी को सेपरेट करके एक नई स्टेट बना सकते हैं। मान लेते हैं कि स्टेट ने ये वाली टेरिटरी को सेपरेट कर दिया और एक नई स्टेट बना सकते हैं, यानी कि दो स्टेट बन जाएगी। ए और बी मान लेते हैं, ए और बी। ओके, एक नई स्टेट बना सकते हैं कैसे? सेपरेट करके टेरिटरी को किसी भी स्टेट से, है ना। दूसरा, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, या फिर किन्हीं भी दो स्टेट को, दो या दो से अधिक स्टेट को यूनाइट करके एक थर्ड स्टेट बना सकते हैं। यानी कि ए बी और थर्ड स्टेट बन गई हमारी सी। या किसी भी स्टेट के कुछ टेरिटरीज को सेपरेट करके और मर्ज करके थर्ड स्टेट बना सकते हैं। ओके, जब ऐसा करेंगे तो या तो स्टेट एरिया इंक्रीज करेगी या एरिया डिक्रीज करेगी किसी भी स्टेट का, या बाउंड्री चेंज करेगी या बाउंड्री डिक्रीज करेगी किसी भी स्टेट का। यह है हमारा आर्टिकल 3 कि आर्टिकल 3 के अनुसार पार्लियामेंट ये सब चीजें कर सकती है। ओके, किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को डिक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट के नाम और बाउंड्री को भी चेंज कर सकती है। ओके, तो दोस्तों इस आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही अगर हम कहें तो हमारी पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, या इस आर्टिकल 3 के बेस पर ही हमारी पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं। कौन से हैं? तो इस लॉ के आर्टिकल 3 के बेस पे ही हमारी पार्लियामेंट लॉ लेकर आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ओके, इसमें हमारी हम पार्लियामेंट 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करती है। 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करती है, जो कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, थर्ड वन बिहार। ओके, यूपी को बाइफरकेट करके, है ना, यूपी से एक टेरिटरी को सेपरेट करके उत्तराखंड बना देती है, तो 2 स्टेट बन जाएगी, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो वही मध्य प्रदेश से भी एक टेरिटरी को सेपरेट करके एक और स्टेट बना देते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ही बिहार को भी, है ना, बिहार से भी एक टेरिटरी को सेपरेट करके एक नई स्टेट बना देते हैं, जो है हमारी झारखंड। जो कौन सी स्टेट है? झारखंड। ओके, तो वही अगर ये काम कब किया था गवर्नमेंट ने? 2000 में। अगर आज रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आई है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया है 2019 में पार्लियामेंट ने। इसके तहत जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को दो यूटीज में डिवाइड कर दिया, एक लद्दाख और दूसरी जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख और दूसरी जम्मू कश्मीर। ओके, एक लद्दाख और दूसरी जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों ही लॉज हमारी पार्लियामेंट बनाती है आर्टिकल 3 के बेस पे, आर्टिकल 3 के बेस पे। इसलिए आर्टिकल एक बेसिक लॉ हुआ जिसके बेस पे ये लॉज बने, जिसके बेस पे ये लॉज बने। ओके, तो ये था हमारा फंडामेंटल लॉ का मीनिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, एक ऑर्गेनिक लॉ है। कैसा लॉ है? ऑर्गेनिक लॉ है। ऑर्गेनिक मीन्स व्हाट दोस्तों? ऑर्गेनिक का मतलब है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है समथिंग विच इज काइंड ऑफ अ लिविंग, समथिंग विच इज काइंड ऑफ अ लिविंग। और लिविंग दोस्तों क्या होते हैं? लिविंग आप उन्हें बोल सकते हैं, है ना, ये लिविंग थिंग्स आप उन्हें बोल सकते हैं विच कैन चेंज और ग्रो विद, which can change or grow with the time। लिविंग थिंग्स आप उन्हें कह सकते हैं जो समय के साथ चेंज होती हैं और ग्रो होती है। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, एक ऑर्गेनिक लॉ है। या हम इसे क्या बोलते हैं? लिविंग डॉक्यूमेंट। या हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज होगा टाइम के साथ। तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या प्रोविजन है जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है ना, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। या हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोविजन बाय व्हिच वी एंश्योर्स द ऑर्गेनिक नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज द प्रोविजन व्हिच एंश्योर्स the organic nature of the constitution, organic nature of the constitution, which ensures the organic nature of constitution। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या प्रोविजन है जिससे कि हम ऑर्गेनिक नेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो वो क्या है? सिंपल सिंपल क्या है दोस्तों? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का संशोधन, भारतीय संविधान का संशोधन। ओके, भारतीय संविधान का संशोधन। अगर दोस्तों संशोधन की अगर मैं बात करूं, अमेंडमेंट्स की बात करूं, तो अभी तक सितंबर 2023 तक, सितंबर 2023 तक 2023 तक लगभग संविधान के 106 संशोधन किए जा चुके हैं। 106 संशोधन किए जा चुके हैं संविधान के सितंबर 2023 तक। लास्ट जो हुआ था सितंबर 2023 में हुआ है। अगर मैं कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की बात करूं, तो लेटेस्ट देखो, हमारा यही तक हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, एक ऑर्गेनिक लॉ है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? लिविंग, है ना, समथिंग विच इज काइंड ऑफ लिविंग, एंड लिविंग थिंग्स विच, है ना, उन्हें कहते हैं विच कैन ग्रो और चेंज विद टाइम। इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज होगा टाइम के साथ, बिल्कुल, वो भी टाइम के साथ चेंज होगा। तो हमारे संविधान में ऐसा क्या प्रोविजन है जिससे कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस नेचर को मेंटेन कर सकते हैं? तो वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। और सितंबर 2023 तक लगभग 106 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। अगर मैं लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की बात करूं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स की बात अगर मैं करता हूं, तो दोस्तों
लेटेस्ट अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर 106 101 101st अमेंडमेंट की बात करूं 101st की बात करूं तो दोस्तों इस अमेंडमेंट के तहत गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 101st अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, तो वही 102nd अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं 102nd अमेंडमेंट की बात करूं तो 102nd अमेंडमेंट के द्वारा दोस्तों एक कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो 102nd अमेंडमेंट के द्वारा दोस्तों इस कमीशन को, इसको एनसीबीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है इस अमेंडमेंट के द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, अगर मैं 103rd अमेंडमेंट की बात करूं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, 103rd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ओके, 103rd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट दोस्तों इंपॉर्टेंट कैसे है दोस्तों, इसमें जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, हमारी सोसाइटी के जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ये हम कह सकते हैं कि इस अमेंडमेंट के तहत ऐसे सिटीजन्स जो इकोनॉमिकली वीक है, उन्हें 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, उन्हें 10% उन्हें 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उन्हें 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और इसमें कौन से सिटीजन्स आएंगे, इसमें वे क्लासेस आएंगी जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में मेंशन नहीं की गई है। ऐसी सिटीजन्स आएंगे या ऐसी क्लासेस आएंगी जो कि इस चीज का जो बेनिफिट उठाएगी, वो वे क्लासेस होगी जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में नहीं है। और इनमें कौन सी क्लासेस है, इनमें क्लासेस है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो ही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। दोस्तों इनके अलावा, इन क्लासेस के अलावा जो भी क्लासेस होगी वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहलाएगी और इस 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाएगी। दोस्तों अगर जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है वो है कि इस अमेंडमेंट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट किया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट किया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया है। और फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके 2 आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। कौन से आर्टिकल 15 क्लॉज, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 इनको ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
अगर दोस्तों रिसेंट आर्टिकल अगर मैं बताऊं, रिसेंट अमेंडमेंट अगर मैं बात करूं, 106th अमेंडमेंट की, 106th अमेंडमेंट ये रिसेंटली हुआ है, सितंबर 2023 में इसको अमेंड किया गया है। इसके तहत दोस्तों, इस अमेंडमेंट के तहत लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 15% जो सीटें होंगी, 15% जो सीट्स होगी रिजर्व रहेगी फॉर वुमेन। यानी कि इनकी जो 15% सीटें हैं उन्हें रिजर्व कर दिया गया है वुमेन्स के लिए। अगले कितने, सॉरी यहाँ पे 1/3 सीटें, सॉरी 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है वुमेन्स के लिए अगले 15 वर्षों तक, अगले 15 वर्षों तक, 15 ईयर्स तक। ओके, लोकसभा में भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, और थर्ड वन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, इन तीनों में, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, 106th अमेंडमेंट। दोस्तों ये कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट थे। एक अलग से वीडियो रहेगी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें आपको ये लेटेस्ट अमेंडमेंट और कौन से आर्टिकल उनके द्वारा ऐड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हम अलग से सेपरेट डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने अब इसमें क्या समझा, इसमें दोस्तों हमने समझा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, ऑर्गेनिक लॉ है, ऑर्गेनिक लॉ है। ऑर्गेनिक लॉ मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन में हमने अभी तक क्या समझ लिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल लॉ है। तो फंडामेंटल लॉ का मीनिंग क्या होता है वो हमने समझ लिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक लॉ है, ऑर्गेनिक लॉ क्या होता है उसको हमने समझ लिया, है ना। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, organic law that establishes the conceptual character and the organization of the state। यानी कि इसका मतलब है कि हमारा जो संविधान है वो हमें क्या बताता है, साथ में क्या बताता है कि हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। यानी कि कैसे सरकार का गठन किया जाएगा, कैसे गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उस सारे प्रोसेस को भी हमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ओके, साथ के साथ ही करेक्टर को भी बताता है हमारी स्टेट के। करेक्टर मतलब कि हमारी स्टेट का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ अ स्टेट, हमारी स्टेट का नेचर कैसा होगा इसको भी कौन बताएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा। नेचर फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फेडरल नेचर है, यूनिटरी नेचर है, फेडरल नेचर हो गया दोस्तों, यूनिटरी नेचर हो गया, है ना, डेमोक्रेटिक नेचर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, है ना, फेडरल हो गया, यूनिटरी नेचर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया, है ना, और साथ के साथ सोवरेन नेचर हो गया, सोवरेन नेचर हो गया, है ना। दोस्तों ये जो नेचर है स्टेट का, इस नेचर के बारे में भी हमें कौन बता रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है। फॉर एग्जांपल, है ना, रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड सोवरेन, डेमोक्रेटिक, है ना, एक्सप्लिसिटली मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। तो हमें हमारा संविधान ही बताता है कि हमारी स्टेट का नेचर कैसा है। साथ के साथ हमारी स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा, यह भी हमें कौन बता रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। यहाँ से हम इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने का प्रयास करेंगे, मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। दोस्तों जो हमारी जो स्टेट होती है हमारी दोस्तों, स्टेट की जितनी भी पावर्स होती है, स्टेट की जितनी भी पावर्स होती है, स्टेट की वो सारी की सारी पावर्स को तीन तीन इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर रखा है। एक लेजिस्लेचर, एक ऑर्गन का नाम क्या है लेजिस्लेचर, और दूसरे का एग्जीक्यूटिव, और थर्ड वन जुडिशरी, थर्ड वन जुडिशरी। ओके, जो लेजिस्लेचर होती है इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, टू फ्रेम द लॉज, टू फ्रेम लॉज। इसका बेसिक नेचर क्या होता है दोस्तों, टू फ्रेम द लॉज। तो वही एग्जीक्यूटिव का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इन लॉज को, ये लेजिस्लेचर लॉज बनाई गई लॉज या पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का, टू इंप्लीमेंट द लॉज। तो वही जुडिशरी का बेसिक फंक्शन टू गिव जस्टिस, टू गिव जस्टिस। ओके, यानी कि जितनी भी पावर्स हैं उनको तीन इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स में बांट रखे हैं। या स्टेट के कितने ऑर्गन्स बोल सकते हैं हम, तीन ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँ जो हमारी लेजिस्लेचर का नाम है वो क्या है, पार्लियामेंट। हमारे लेजिस्लेचर का नाम क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट। क्या नाम है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, एक लोकसभा और सेकंड वन राज्यसभा। एक में एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। इनके जो सदस्य होते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एमपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, एमपी बोला जाता है। यानी लोकसभा के जो सदस्य होंगे उन्हें भी क्या बोला जाएगा, एमपी। तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उन्हें भी क्या बोला जाएगा, एमपी ही बोला जाएगा, एमपी ही बोला जाएगा। जो दोस्तों जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उन्हें हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। ओके, जनरल इलेक्शन से हम डायरेक्ट वोट करके एमपीज को अपॉइंट करते हैं, अब एमपीज को इलेक्ट करते हैं। हमने कहा जो पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट मतलब कि जो पार्लियामेंट के सदस्य होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एमपीज बोलेंगे। ये एमपीज लोकसभा में भी होंगे, ये एमपीज लोकसभा में भी होंगे, तो ये एमपीज हमारे राज्यसभा में भी होंगे। और ये एमपीज की अगर मैं बात करूं तो कुछ एमपीज वो होंगे जो रूलिंग पार्टी के होंगे या सत्ताधारी सरकार के होंगे। रूलिंग पार्टी के होंगे कुछ एमपी, रूलिंग पार्टी के होंगे। तो वही कुछ एमपीज हमारे कैसे होंगे, अपोजिशन पार्टी के भी होंगे, अपोजिशन पार्टी से भी होंगे। सेम हमारे राज्यसभा में भी यही चीज रहेगी। तो कुछ जो एमपीज होंगे वो हमारे रूलिंग पार्टी के होंगे, रूलिंग पार्टी से बिलोंग करेंगे। तो वही कुछ अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने किया दोस्तों कि जो रूलिंग पार्टी के जो एमपीज होंगे, रूलिंग पार्टी के जो एमपीज होंगे, इन्हीं एमपीज में से ही हम कुछ कुछ लोगों को चुनेंगे और हम सरकार बना देंगे, या उन्हें हम मंत्री और प्रधानमंत्री बना देंगे। यानी कि इन्हीं एमपीज में से ही हम किसे 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 चुनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनेंगे। किसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मेनली एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ओके, यानी कि इस एग्जीक्यूटिव का निर्माण कहां से किया जा रहा है, इस कहां से किया जा रहा है, इस पार्लियामेंट से, इस पार्लियामेंट से ही या लेजिस्लेचर से ही। ओके, हमने क्या किया, जो एमपीज होंगे रूलिंग पार्टी में, है ना, उन्हीं में से ही हम कुछ को सिलेक्ट करेंगे और सरकार बना देंगे, कुछ को सिलेक्ट करेंगे और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद बना देंगे। इस प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को ही हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ओके,
तो एग्जीक्यूटिव इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज, अब इसको हमने कहां से निकाला है एग्जीक्यूटिव को? एग्जीक्यूटिव को निकाला है हमने लेजिस्लेचर से ही। इस एग्जीक्यूटिव को हमने कहां से निकाला है दोस्तों? लेजिस्लेचर से निकाला है। लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है कि ये वाली जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों, इसे ही हम क्या कहते हैं? इस वाली गवर्नमेंट को ही हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसको ही हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की होगी। ये हमें कौन बता रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा हमारी स्टेट का, ये हमें कौन बता रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है। यानी कि ये हमारी लेजिस्लेचर होगी, तो यही इसके अंदर जो होगी हमारी, वो एग्जीक्यूटिव होगी। यानी कि इस एग्जीक्यूटिव का निर्माण हमने इस लेजिस्लेचर से ही किया है। तो ये भी हमें कौन बता रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी? और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों? एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। एंड all other laws and customs in order to be valid shall conform to the constitution। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हमने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? सुप्रीम लॉ होगा। सुप्रीम लॉ होगा। ओके, कैसा लॉ होगा दोस्तों? सुप्रीम लॉ होगा। सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ का मीनिंग क्या है दोस्तों? सुप्रीम मीन्स, सुप्रीम लॉ का मतलब है दोस्तों कि सुप्रीम होगा। ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का मतलब है दोस्तों, ये सर्वोच्च विधि होगी। सर्वोच्च विधि होगी या सर्वोच्च होगा। किसके सर्वोपरि होगा? यूनियन के भी और स्टेट के भी। यूनियन के भी और स्टेट के भी। यानी कि जो सुप्रीम लॉ में, इसका क्या मीनिंग है कि सुप्रीम ओवर यूनियन एज वेल एज स्टेट्स। सुप्रीम होगा यूनियन के भी और स्टेट के भी। सुप्रीम होगा दोस्तों यूनियन के भी और स्टेट का भी। अब इस सुप्रीम होने का क्या मतलब है? कि यह सुप्रीम है स्टेट के भी और सुप्रीम है यूनियन के भी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों कि इट शुड ओबेड बाय, इट शुड ओबेड बाय यूनियन एज वेल एज स्टेट। यानी कि इसका पालन किया जाएगा यूनियन के द्वारा भी एंड स्टेट के द्वारा भी। यूनियन भी इसका पालन करेगी और स्टेट भी इसका पालन करेगी। तो पालन करने का क्या मतलब है? पालन करने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि पार्लियामेंट एंड स्टेट legislature does not make such law which violates the provision of the constitution। यानी कि जो यूनियन और स्टेट है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन हो। ये हो गया पालन करने का। यानी कि स्टेट एंड यूनियन डज नॉट मेक सच लॉ which violates provision of the constitution, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती हमारी स्टेट और पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन होता हो। अगर तो ऐसा लॉ बनाती है, अगर ऐसा लॉ बनाती है तो उस केस में हमारी जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, उसे यह पावर है कि वह ऐसे लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड डिक्लेयर कर सकती है।
यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन का वायलेशन हो जाए, उस केस में जो हमारी जुडिशरी है वो एक्टिव हो जाती है। जो हमारी जुडिशरी है दोस्तों वो एक्टिव हो जाती है, और जुडिशरी को इस केस में पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू की, जिसकी हेल्प से, जिस पावर से जुडिशरी इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, ऐसे लॉ को डिक्लेयर कर सकती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ओके, ये हो गया कि सर्वोपरि है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का मीनिंग। सुप्रीम होगा, सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए ही जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है दोस्तों। साथ में कहा है, ये तो हो गया लॉ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, है ना, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी पार्लियामेंट, संसद, है ना, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। किसका वायलेशन दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। अगर बनाती है जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत। ओके, ये तो हो गया लॉज के बारे में। कस्टम्स क्या है? ऐसा कोई भी कस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिससे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, जिससे कि, या ऐसा कोई भी कस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को मैच ना करता हो या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के खिलाफ हो। ऐसा कोई भी कस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कस्टम्स की बात करूं, तो कस्टम्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी दोस्तों हमारी इंडियन सोसाइटी में एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी। अनटचेबिलिटी हमारी इंडियन सोसाइटी में एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी। यह अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को मैच नहीं करती है, तो हमने इस अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली बैन कर रखा है ना। हमने कंप्लीटली कंप्लीटली बैन कर रखा है हमने इसको, अनटचेबिलिटी को, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के खिलाफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। और इससे यही अधिकार का वायलेशन होता था, है ना। तो इसलिए हमने अनटचेबिलिटी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हमने कंप्लीटली बैन कर रखा है अनटचेबिलिटी को। फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो बैन करता है क्या? चाइल्ड मैरिज एक्ट, है ना, चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी थी आजाद होने से पहले की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चाइल्ड मैरिज एक्ट को भी क्या कर रखा है? बैन कर रखा है। एक न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी हुई है शादी करने की, है ना। तो ऐसे बहुत से कस्टम्स को हमने बैन। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि जो नेक्स्ट लाइन क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल सैंक्टिटी since it derives its powers and authority from peoples directly as evident in a preamble। इसे सैक्रोसेंट बोला जाता है, इसे सेक्रेट बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। क्या रीजन है? देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेदों की, है ना, वेद्स की, अगर हम वेदों की बात करें तो दोस्तों हमारे जो वेद है, हम इन वेद को क्या मानते हैं? एक सेक्रेट बुक मानते हैं। हम इन वेद्स को क्या मानते हैं? सेक्रेट बुक मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं दोस्तों क्योंकि ऐसा यूनिवर्सली ऐसा माना जाता है कि इन वेदों को किसने लिखा है?
गॉड ने लिखा है। और गॉड इसमें क्या है, एक पावरफुल एंटिटी है, एक पावरफुल एंटिटी है। ऐसी पावरफुल एंटिटी जो कुछ लिख रही है तो उसे स्वाभाविक सी बात है कि उसे एक दर्जा, स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसलिए हमने वेदों को क्या माना, सेक्रेट बुक माना। अगर इसी एनालॉजी को मैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में उठाऊं तो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पावरफुल कौन है, सिटीजन्स। पावरफुल कौन है, इन्हें हम पावरफुल मानते हैं, सिटीजन्स को मानते हैं। है ना, किसे मानते हैं, थियोरेटिकली हम किसे पावरफुल मानते हैं, सिटीजन्स को। और सिटीजन्स ने ही क्या लिखा है दोस्तों, इस सिटीजन्स ने ही क्या लिखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। हालांकि ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, हालांकि वे हमारे सिटीजन्स के ही रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लेकिन ऐसा ऐसा माना जाता है कि हमारे सिटीजन्स ने ही, या इंडिया के सिटीजन्स ने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, ऐसा बिलीफ माना जाता है ना। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में पावरफुल एंटिटी कौन है, सिटीजन्स। और ये पावरफुल एंटिटी कुछ दिख रही है कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए इसे भी एक स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए हमने इसे क्या बोला, सेक्रोसेंट। क्या बोला दोस्तों, सेक्रोसेंट। ठीक है, सेक्रोसेंट। ओके, ये सेक्रेड, इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, सेक्रेड मान लेते हैं। और इसे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिलती है दोस्तों, है ना, इसे पावर अथॉरिटी कहां से मिलती है, डायरेक्ट पीपल से ही मिलती है। क्योंकि पीपल्स ने ही इसे लिखा है, पीपल्स ही ने इसे चेंज करती है, ऐसा बिलीफ है ना। जैसे कि प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, इसका एविडेंस कहां पे, प्रियम्बल में लिखा हुआ है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलवेनियन रिजॉल्व इंडिया, है ना। ये सब कहां से, अथॉरिटी कहां से मिलती है, कहां, पीपल से ही मिलती है डायरेक्टली, जैसे कि प्रियम्बल में भी मेंशन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स सिटीजन। दोस्तों, जो सिटीजन्स, स्टेट और सिटीजन्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों सिटीजनशिप। क्या कहते हैं, सिटीजनशिप, है ना। जो रिलेशनशिप होती है इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। दोस्तों, आप इस कंट्री में प्रत्येक राइट्स को एंजॉय करते हैं बिकॉज, है ना, आप इस कंट्री में प्रत्येक राइट्स को एंजॉय करते हैं, प्रत्येक अधिकार को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप भारत देश के क्या है, एक नागरिक है ना। आप भारत देश के क्या है, एक नागरिक है। हम्म? आपको स्टेट आपके साथ कैसा ट्रीट करेगी, स्टेट आपके साथ कैसा ट्रीट करेगी, स्टेट आपको क्या क्या अधिकार देगी, है ना, वो कहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स में, है ना। क्या क्या राइट्स आप एंजॉय करते हैं वो आपको कहाँ पे मेंशन मिलेंगे, मोस्टली फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, भारत देश का नागरिक होना पड़ेगा, सिटीजन होना पड़ेगा, है ना। तो और इसके जो, है ना, स्टेट और सिटीजनशिप के बीच की जो रिलेशनशिप है उसे ही आप क्या कहते हैं, सिटीजनशिप। क्या कहते हैं दोस्तों, सिटीजनशिप। दोस्तों, ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो कि हमने समझी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन is a fundamental and organic law of a nation that establishes the conception, character, and organization of the state. Constitution is supreme law of the land, and all other laws and customs, in order to be valid, shall conform to the Constitution. And Constitution has special sanctity since it derives its power and authority from peoples directly, as evident in preamble. Constitution regulates the relationship between states and its citizen, that is citizenship. Okay. तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या समझा। इसमें हमने समझा क्या, फंडामेंटल लॉ को समझा। दूसरा हमने समझा इसमें ऑर्गेनिक लॉ को, है ना।
ऑर्गेनिक लॉ में हमने देखा कि ऑर्गेनिक लॉ या ऑर्गेनिक नेचर तभी बना रहेगा जब अमेंडमेंट का प्रोविजन होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ में हमने यहाँ पे कुछ ऐसे भी देखो, हमने क्या बताया कि जो सितंबर तक हमारे 106 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं संविधान में, और हमने कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट को भी देखा जिसमें 101st, 102nd, 103rd, है ना। नेक्स्ट हमने देखा डायरेक्ट 106th अमेंडमेंट जो कि रिसेंट अमेंडमेंट था। फिर हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, नेचर क्या होगा स्टेट का, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा स्टेट का। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन समझा हमने स्टेट का, है ना। ये सब हमें कहाँ से पता चल रहा है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही। कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और सुप्रीमेसी को बनाने के लिए ही जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है हमारी जुडिशरी के पास। फिर हमने देखा कि स्पेशल सैंक्टिटी है ना। वैसे पावर्स और अथॉरिटी डायरेक्टली कहाँ से मिलती है, पीपल से मिलती है। ओके, तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन ही हम समझेंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट को समझेंगे 6-7 लेक्चर्स में, जिसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, है ना। सेकंड जो हम देखेंगे वो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, थर्ड देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको इसकी पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। साथ के साथ ही वहां पे उन क्वेश्चंस को भी शेयर किया जाएगा जो यूपीएससी ने अपने किसी भी एग्जाम में पूछे होंगे रिलेटेड इन टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा हमारा संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।